नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत जैसा विशाल और विविध देश अपने करोड़ों लोगों का हिसाब कैसे रखता है? कौन कहाँ है, कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, कितने लोग दुनिया से जा रहे हैं? ये सिर्फ गिनती का मामला नहीं है, ये तो एक तरह से देश की नब्ज पकड़ने जैसा है। आज हम इसी दुनिया में उतर रहे हैं, जनसांख्यिकी और महत्वपूर्ण आंकड़ों की दुनिया। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है जो शायद किसी मानक पुस्तक जैसे मेथड्स इन बायोस्टैटिस्टिक्स के हिस्सों से ली गई है, वो हमें ये समझने में मदद करेगी कि ये सारा डेटा कैसे इकट्ठा होता है और क्यों ये देश की योजना, खासकर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इतना ज़रूरी है। हमारा मकसद है इन स्रोतों के आईने में देखना कि ये जटिल प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है। और ये वाकई एक बड़ी पहेली है। सोचिए, अगर हमें पता ही ना हो कि आबादी कितनी है या कहाँ बढ़ रही है, कहाँ घट रही है, तो फिर स्कूल, अस्पताल, सड़कें ये सब कैसे बनेंगे? तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये शब्द जनसांख्यिकी या डेमोग्राफी, इसका मतलब क्या है? आसान शब्दों में कहें तो जनसांख्यिकी यानी लोगों की आबादी का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना। इसमें हम देखते हैं कि आबादी का आकार कितना है, उसकी बनावट कैसी है, मतलब कितने पुरुष, कितनी महिलाएं, किस उम्र के लोग ज्यादा हैं और लोग कहाँ कहाँ बसे हुए हैं। साथ ही ये भी देखते हैं कि समय के साथ इन चीजों में क्या बदलाव आ रहा है। और स्रोत बताते हैं कि ये अध्ययन दो तरह का हो सकता है, स्थिर मतलब स्टैटिक और गतिशील यानी डायनामिक। स्थिर मतलब किसी एक खास समय पर आबादी की तस्वीर लेना, जैसे 2011 की जनगणना हो गई। और गतिशील मतलब समय के साथ आबादी में होने वाले बदलावों को समझना, जन्म, मृत्यु और लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाने मतलब प्रवास की वजह से। एकदम सही। और यहीं पर महत्वपूर्ण आंकड़े यानी वाइटल स्टैटिस्टिक्स का रोल आता है। ये वो आंकड़े हैं जो आबादी में होने वाली इन जरूरी घटनाओं, जन्म, मृत्यु, शादी, तलाक, प्रवास, इनका लेखा जोखा रखते हैं। ये जनसांख्यिकी के अध्ययन के लिए ईंधन जैसे हैं। वैसे तकनीकी रूप से जनगणना या बीमारियों मतलब मॉर्बिडिटी के आंकड़े इसमें नहीं आते, पर क्योंकि ये सब आबादी से ही जुड़े हैं तो अक्सर इनकी बात साथ में ही होती है। दिलचस्प बात यह है कि ये सब कोई नई चीज नहीं है। मुझे याद है स्रोतों में जॉन ग्रांट का जिक्र था, जिन्होंने 17वीं सदी में लंदन के जन्म मृत्यु के रिकॉर्ड्स का विश्लेषण किया था। उन्हें तो इसका पितामह कहा जाता है। हाँ बिल्कुल। और विलियम फार का भी जिक्र जरूरी है, जिन्होंने 19वीं सदी में इंग्लैंड में इस पूरी व्यवस्था को बड़े पैमाने पर स्थापित किया। उन्होंने सिर्फ आंकड़े जमा नहीं किए, बल्कि ये भी समझाया कि इन आंकड़ों का मतलब क्या है और इनसे क्या सीखा जा सकता है। वो बहुत महत्वपूर्ण काम था। तो ये सारी जड़महरी आती कहाँ से? मतलब ये डेटा कलेक्शन कैसे होता है? कई रास्ते हैं शायद। हाँ, कई स्रोत हैं। सबसे बड़ा और जाना माना है जनसंख्या जनगणना। फिर है महत्वपूर्ण आंकड़ों का नियमित पंजीकरण, जिसे हम सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS कहते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग और अस्पतालों के अपने रिकॉर्ड होते हैं। समय समय पर खास सर्वे किए जाते हैं। और हाँ, सरकारी व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अपनी रिपोर्टें भी छापती हैं। वो भी एक स्रोत है। चलिए सबसे पहले जनगणना की बात करते हैं। हम सब ने इसके बारे में सुना तो है, हर 10 साल में होती है, लेकिन ये असल में है क्या? देखिए, जनगणना जैसा कि स्रोत बताते हैं, एक बहुत बड़ी कवायद है, बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है ये। इसमें एक तय समय पर पूरे देश के हर एक व्यक्ति से जुड़ी जानकारी, वो कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उनकी उम्र, शिक्षा वगैरह, ये सब इकट्ठा की जाती है। फिर उसे संकलित यानी एक जगह जमा किया जाता है और फिर प्रकाशित किया जाता है। अरे वाह! और आपने बताया कि इसका इतिहास टैक्स और सेना भर्ती से जुड़ा है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आज के जमाने में तो मकसद बिल्कुल अलग होगा, है ना? बिल्कुल। पहले राजा महाराजा गिनती करवाते थे ताकि पता चले कि कितने लोग टैक्स दे सकते हैं या कितने सैनिक मिल सकते हैं। जाहिर है। लेकिन आजाद भारत में जनगणना का मकसद है देश की जरूरतों को समझना और लोगों की भलाई के लिए योजनाएं बनाना। कहाँ स्कूल खोलने हैं, कहाँ अस्पताल, कहाँ पानी बिजली पहुंचानी है, इन सब के लिए जनगणना का डेटा एक तरह से आधार का काम करता है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें किसी को छोड़ा नहीं जाता, मतलब हर एक व्यक्ति को गिना जाता है और ये नियमित तौर पर होती है। भारत में पहली कोशिश आपने बताया 1872 में हुई, फिर 1881 से लगातार हर 10 साल पर हो रही है। आखिरी 2011 में हुई थी और ये घर घर जाके जानकारी लेते हैं। जी हाँ,
गणनाकार, जिन्हें इन्यूमरेटर्स कहते हैं, वो घर घर जाते हैं। भारत में ये काम भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 के तहत होता है और भारत के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इसके मुखिया होते हैं, जो जनगणना आयुक्त भी कहलाते हैं। इसकी तैयारी बहुत पहले शुरू हो जाती है, मतलब फॉर्म बनाना, उसकी टेस्टिंग करना, गणनाकारों को ट्रेनिंग देना, लोगों को जागरूक करना, बहुत कुछ होता है। अच्छा, और इसमें क्या क्या पूछते हैं, मतलब किस तरह की जानकारी जमा होती है जनगणना में? बहुत कुछ। कुल आबादी तो पता चलती ही है, वो तो है ही। साथ में उम्र, लिंग, शादीशुदा हैं या नहीं, कौन सी भाषा बोलते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या काम करते हैं, महिलाओं के कितने बच्चे हैं, नागरिकता, जन्म स्थान और लोग शहरों में रहते हैं या गांवों में, ये सब पूछा जाता है ताकि देश की पूरी सामाजिक आर्थिक तस्वीर साफ हो सके। स्वास्थ्य के नजरिए से देखें तो ये डेटा कितना काम का है? बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। इसी डेटा के आधार पर हम जन्म दर, मृत्यु दर जैसे जरूरी स्वास्थ्य संकेतक निकालते हैं। ये बेसलाइन डेटा होता है। स्वास्थ्य सेवाओं की प्लानिंग इसी से होती है। कहाँ कितने डॉक्टर चाहिए, कितने बेड वाले अस्पताल चाहिए, आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है या कहीं घट तो नहीं रही, ये पता चलता है। और सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं, स्कूल, राशन व्यवस्था, पीने का पानी, इन सब के योजना बनाने में भी जनगणना का डेटा रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, जनगणना तो हो गई एक बड़ी तस्वीर, 10 साल में एक बार। लेकिन जन्म और मृत्यु तो रोज की घटनाएं हैं, इनका हिसाब कैसे रखा जाता है? यहाँ शायद वो सिविल पंजीकरण प्रणाली CRS का जिक्र आता है। हाँ, CRS यानी जन्म और मृत्यु जैसी घटनाओं का लगातार पंजीकरण। ये व्यवस्था भी काफी पुरानी है। भारत में 19वीं शताब्दी में ही मृत्यु पंजीकरण शुरू हुआ था, खासकर शहरों में, ताकि बीमारियों के पैटर्न का पता चल सके। 1873 का बंगाल जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम एक अहम कदम था उस दिशा में। धीरे धीरे ये काम राज्यों के स्वास्थ्य विभागों के पास आ गया। लेकिन पहले शायद हर जगह नियम अलग अलग रहे होंगे, उसमें दिक्कतें आती होंगी। बिल्कुल, अलग अलग राज्यों में अलग नियम थे, अलग तरीके थे। इससे देश स्तर पर आंकड़ों की तुलना करना बहुत मुश्किल था। इसी समस्या को दूर करने के लिए 1969 में एक केंद्रीय कानून लाया गया, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम। इसने पूरे देश में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। आमतौर पर जन्म के 14 दिन और मृत्यु के 7 दिन के अंदर पंजीकरण करवाना जरूरी है इस कानून के तहत। तो अब ये पूरे देश में एक जैसा है, और डेटा कैसे ऊपर तक पहुंचता है, मतलब गांव से दिल्ली तक? हाँ, कानून तो पूरे देश में एक है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया समन्वय और मानकीकरण का काम देखते हैं, जबकि राज्यों में मुख्य रजिस्ट्रार इसे लागू करवाते हैं और वार्षिक रिपोर्ट तैयार करते हैं। जानकारी गांव या शहर के स्थानीय रजिस्ट्रार से शुरू होकर जिला रजिस्ट्रार, फिर राज्य के मुख्य रजिस्ट्रार और आखिर में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया तक पहुंचती है। एक पूरा चैनल है। सुनने में तो ये व्यवस्था काफी अच्छी लगती है, सिस्टम तो बना हुआ है, लेकिन क्या ये जमीन पर उतनी ही कारगर है? स्रोत कुछ चुनौतियों का जिक्र करते हैं शायद। हाँ, यहीं पर असली चुनौती है। देखिए, भारत जैसे कई विकासशील देशों में ये प्रणाली पूरी तरह सफल नहीं हो पाई है। सबसे बड़े कारण है लोगों में जागरूकता की कमी और अशिक्षा। कई लोगों को जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र की तुरंत जरूरत महसूस नहीं होती, तो वो पंजीकरण करवाने की जहमत ही नहीं उठाते। नतीजा, बहुत सारे जन्म और मृत्यु दर्ज ही नहीं हो पाते। इसी को अंडर रिपोर्टिंग कहते हैं। ये एक बड़ी समस्या है। ओह, लेकिन क्या स्थिति हर जगह एक जैसी खराब है या कुछ राज्यों में बेहतर है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ राज्य जैसे केरला है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ 80% से ज्यादा जन्म मृत्यु दर्ज हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा है। लेकिन कई राज्यों में ये आंकड़ा 3% से भी कम है। आप सोचिए। 3%? बस? हाँ, जरा सोचिए, अगर किसी राज्य में 100 में से सिर्फ 3 मौतें दर्ज हो रही हैं, तो वहाँ की स्वास्थ्य नीतियाँ किस आधार पर बन रही होंगी? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर CRS पूरी तरह कामयाब नहीं है और अंडर रिपोर्टिंग इतनी ज्यादा है, तो फिर हमें जन्म दर या मृत्यु दर के भरोसेमंद आंकड़े कैसे मिलते हैं? जरूर कोई और तरीका होगा। बिल्कुल। इसी कमी को पूरा करने के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने 2 महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की।
पहली है नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी सैंपल रजिस्ट्रेशन स्कीम, जिसको हम SRS कहते हैं। ये 1964 में शुरू हुई थी। नमूना पंजीकरण, हाँ सैंपल रजिस्ट्रेशन, हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? सोचिए, पूरी आबादी का हाल जानने के लिए हर एक से पूछना या हर घटना को दर्ज करना मुश्किल हो रहा था CRS के जरिए। तो वैज्ञानिकों ने एक तरीका निकाला। जैसे डॉक्टर खून की कुछ बूंदें लेकर पूरी सेहत का अंदाजा लगा लेते हैं ना, वैसे ही SRS देश भर में कुछ चुने हुए गांवों और शहरी इलाकों यानी सैंपल से जानकारी इकट्ठा करता है और उसके आधार पर पूरे राज्य या देश के लिए जन्म और मृत्यु दर का विश्वसनीय अनुमान लगाता है। ये तो काफी स्मार्ट तरीका लगता है, पर ये काम कैसे करता है? मतलब सैंपल में जानकारी कैसे जुटाई जाती है? SRS की खूबी इसकी दोहरी प्रणाली मतलब ड्यूअल सिस्टम में है। ये इसलिए चालाकी से बनाई गई क्योंकि अकेले एक व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते, कोई ना कोई जन्म या मृत्यु छूट ही जाएगी। इसमें क्या होता है कि चुने हुए सैंपल गांव या ब्लॉक में एक स्थानीय व्यक्ति, अक्सर कोई स्कूल टीचर होता है, वो लगातार वहां होने वाले जन्म और मृत्यु को दर्ज करता रहता है, महीने दर महीने। साथ ही हर 6 महीने में एक दूसरा सरकारी कर्मचारी, जिसे सुपरवाइजर कहते हैं, वो जाके पिछले 6 महीने में हुई घटनाओं के बारे में लोगों से पूछता है, एक तरह का सर्वे करता है। फिर दोनों स्रोतों से मिली जानकारी का मिलान किया जाता है। अच्छा, क्रॉस चेक हो जाता है। हाँ बिल्कुल, इससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई घटना छूटे नहीं और किसी की दोहरी गिनती ना हो। आंकड़ों की सटीकता कई गुना बढ़ जाती है। और इसका सैंपल कैसे चुना जाता है? क्या ये पूरे देश का सही प्रतिनिधित्व करता है? मतलब ये नहीं कि सिर्फ आसान जगहों से ले लिया। नहीं, सैंपल बहुत सावधानी से चुना जाता है। वैज्ञानिक तरीके इस्तेमाल होते हैं, जैसे रैंडम स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, ताकि सैंपल पूरे देश की विविधता, जैसे अलग-अलग राज्य, गांव, शहर, आबादी का आकार, इन सब का सही रिफ्लेक्शन हो। ये करीब 60 लाख की आबादी को कवर करता है और इससे मिलने वाले जन्म मृत्यु दर के आंकड़े आज भारत में सबसे ज्यादा भरोसेमंद माने जाते हैं। ठीक है, तो SRS से जन्म और मृत्यु की संख्या का अनुमान लग गया, ये बहुत जरूरी है। लेकिन लोग मर क्यों रहे हैं, खासकर गांवों में जहां डॉक्टर आसानी से नहीं मिलते? क्या इसका भी पता लगाने का कोई तरीका है? ये एक और बड़ी चुनौती है। शहरों में तो जब किसी की मृत्यु अस्पताल में होती है या डॉक्टर की देखरेख में होती है, तो डॉक्टर मृत्यु का कारण प्रमाणित करते हैं। उसे MCCD कहते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ। लेकिन भारत की ज्यादातर आबादी तो गांव में रहती है, जहां डॉक्टरों की भारी कमी है, ये हम सब जानते हैं। तो वहां मृत्यु का कारण कैसे पता चले? इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश है दूसरी योजना, मृत्यु के कारणों का सर्वेक्षण ग्रामीण यानी सर्वे ऑफ कॉजेज ऑफ डेथ रूरल, SCODR। इसे पहले मॉडल पंजीकरण योजना MRS भी कहते थे। तो SCODR गांवों में मौत की वजह कैसे पता लगाता है, बिना डॉक्टर के? यहाँ पे ले डायग्नोसिस रिपोर्टिंग का तरीका अपनाया जाता है। चूंकि गांव में डॉक्टर अक्सर नहीं होते, तो प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता जैसे ANM या हेल्थ असिस्टेंट वो मृतक के घर जाकर परिवार वालों से पूछते हैं कि मरने से पहले क्या खास लक्षण थे, जैसे क्या तेज बुखार था, सांस लेने में दिक्कत थी, दस्त लगे थे या कोई दुर्घटना हुई थी, इस तरह के सवाल। इस जानकारी और एक खास तरह की गाइडबुक के आधार पर वे अंदाजा लगाते हैं कि मौत की सबसे संभावित वजह क्या रही होगी। लेकिन क्या ये तरीका भरोसेमंद है? मतलब बिना डॉक्टरी जांच के कारण बताना, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं? देखिए, ये पक्का मेडिकल डायग्नोसिस तो नहीं है, ये बात सही है, और इसमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल रहती है। लेकिन उन इलाकों के लिए जहां डॉक्टर है ही नहीं, वहां कुछ नहीं से कुछ जानकारी मिलना बेहतर है। कम से कम एक अंदाजा तो लगता है। ये चुने हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों PHCs के गांवों में किया जाता है। PHC का डॉक्टर भी इन रिकॉर्ड्स को देखता है, वेरीफाई करने की कोशिश करता है। इससे कम से कम ये अंदाजा लग जाता है कि ग्रामीण इलाकों में मौत के मुख्य पैटर्न क्या हैं। क्या संक्रमण से ज्यादा मौतें हो रही हैं या दिल की बीमारियों से या दुर्घटनाओं से? इस जानकारी को 11 मुख्य मतलब गैर चिकित्सीय समूहों में बांटा जाता है। तो हमने जनगणना, CRS, SRS और SCDR की बात की। इन सभी में एक चीज बहुत जरूरी लगती है, वो है परिभाषाओं का एक जैसा होना। मतलब जीवित जन्म किसे कहेंगे या मृत्यु किसे, ये सब जगह एक ही होना चाहिए ना? बिल्कुल सही पकड़ा।
अगर अलग-अलग जगह या अलग-अलग समय पर एक ही चीज को अलग-अलग तरह से परिभाषित किया जाएगा, तो आंकड़ों की तुलना कैसे होगी? ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। मान लीजिए एक राज्य 26 हफ्ते के भ्रूण की मृत्यु को मृत जन्म माने और दूसरा 28 हफ्ते वाले को, तो हम दोनों राज्यों के आंकड़ों की तुलना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक परिभाषाएं तय की गई हैं ताकि पूरी दुनिया में आंकड़े तुलनीय हों। संयुक्त राष्ट्र ने इस पर काफी काम किया है। कुछ खास परिभाषाएं जो स्रोतों में दी गई हैं बता सकती हैं? जैसे जीवित जन्म। हाँ, जैसे जीवित जन्म का मतलब है बच्चा चाहे कितने भी समय गर्भ में रहा हो, अगर जन्म के बाद उसने सांस ली हो या दिल धड़का हो या मांसपेशियों में कोई हरकत हुई हो, मतलब जीवन का कोई भी लक्षण दिखाया हो, तो वो जीवित जन्म माना जाएगा। भ्रूण मृत्यु मतलब जन्म से पहले ही मृत्यु, अगर ये 28 हफ्ते या ज्यादा के गर्भ के बाद हो तो उसे मृत जन्म कहते हैं। शिशु मृत्यु 1 साल से कम उम्र में मृत्यु है, जबकि नवजात मृत्यु जन्म के पहले 28 दिनों में होने वाली मृत्यु है। इसी तरह मातृ मृत्यु गर्भावस्था या प्रसव के दौरान या उसके 42 दिनों के अंदर होने वाली मृत्यु, जो गर्भावस्था या उसके प्रबंधन से संबंधित हो, किसी और कारण से नहीं। ये मानक परिभाषाएं होने से आंकड़ों को समझना और उनकी तुलना करना वाकई आसान हो जाता होगा। अब जरा रिकॉर्डिंग और प्रमाणन पर आते हैं, खासकर मृत्यु के मामले में। जब मृत्यु दर्ज होती है तो क्या जानकारी लिखी जाती है? मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जरूरी जानकारी है मृत्यु की तारीख और जगह, मृतक का पता, लिंग, उम्र और सबसे महत्वपूर्ण मृत्यु का कारण। किसने प्रमाणित किया, मतलब डॉक्टर या अन्य संबंधित व्यक्ति, और पंजीकरण की तारीख। जीवित जन्म के लिए भी इसी तरह की जरूरी जानकारी दर्ज होती है। तारीख, जगह, लिंग, माँ बाप का विवरण, जन्म के समय किसने मदद की, वगैरह। आपने कहा मृत्यु का कारण सबसे महत्वपूर्ण है। शहरों में जहां डॉक्टर होते हैं वो इसे कैसे प्रमाणित करते हैं? क्या इसका कोई खास तरीका है? हाँ, मृत्यु के कारण का चिकित्सकीय प्रमाणीकरण मतलब MCCD एक मानक प्रक्रिया है। इसका मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि व्यक्ति की मौत कैसे हुई, जैसे मान लीजिए हार्ट फेलियर से हुई, बल्कि ये जानना है कि मौत की असल वजह क्या थी, वो कौन सी बीमारी या चोट थी जिसने घटनाओं की वो श्रृंखला शुरू की जिसके कारण अंततः मौत हुई। इसे अंतर्निहित कारण कहते हैं। यही जानकारी बीमारियों की रोकथाम और रिसर्च के लिए सबसे ज्यादा काम की होती है। अच्छा, तो इसके लिए कोई खास फॉर्म होता है? हाँ, एक अंतर्राष्ट्रीय मानक फॉर्म इस्तेमाल होता है। इसके 2 हिस्से होते हैं। भाग I में मौत का तत्कालिक कारण, जैसे मान लीजिए निमोनिया, और उसके पहले का कारण, जैसे शायद फेफड़ों का कैंसर रहा हो, जिससे अंतर्निहित कारण, जैसे शायद धूम्रपान, तक पहुंचा जा सके। पूरी चेन लिखी जाती है। भाग 2 में उन अन्य बीमारियों या स्थितियों का जिक्र होता है जिन्होंने मौत में योगदान दिया हो पर वो सीधे तौर पर कारण ना हो, जैसे मान लीजिए किसी को डायबिटीज भी थी। बीमारी शुरू होने और मौत के बीच का समय लिखना भी जरूरी होता है। और इन कारणों को वर्गीकृत करने मतलब क्लासिफाई करने का भी कोई तरीका होगा ताकि सब जगह एक जैसा हो? हाँ बिल्कुल, ताकि पूरी दुनिया में आंकड़ों की तुलना की जा सके। इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण यानी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज ICD इस्तेमाल किया जाता है। इससे सभी बीमारियों और मृत्यु के कारणों को एक कोड मिल जाता है। स्रोत में ICD-9 का जिक्र है, हालांकि अब इसके नए संस्करण इस्तेमाल होते हैं जैसे ICD-10 या ICD-11। ये सारा डेटा राज्य स्तर से ऊपर कैसे जाता है? या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी साझा होता है? हाँ, राज्यों से ये डेटा भारत सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय DGHS को जाता है। वहां से ये WHO के क्षेत्रीय कार्यालय, जैसे दिल्ली में दक्षिण पूर्व एशिया का ऑफिस है, वहां जाता है और फिर WHO मुख्यालय जिनेवा और संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचता है। ये एक पूरा सिस्टम है। लेकिन जैसा हमने पहले बात की थी, 1969 का कानून होने के बावजूद CRS में कमियां हैं, अंडर रिपोर्टिंग होती है। क्या ये आज भी एक मुद्दा है? दुर्भाग्य से हाँ। पंजीकरण में चूक मतलब घटना दर्ज ही ना होना या दोहराव यानी एक ही घटना 2 बार दर्ज हो जाना और मृत्यु के कारण का गलत या अस्पष्ट लिखा जाना, ये समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं, खासकर उन जगहों पर जहां स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर हैं या लोगों में जागरूकता कम है। यहीं पर डॉक्टर्स, नर्सेज, ANMs, दाइयों,
सभी स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। उन्हें क्या करना चाहिए? मतलब उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? उन्हें लोगों को पंजीकरण के महत्व के बारे में समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि ये क्यों ज़रूरी है, फॉर्म भरने में मदद करनी चाहिए अगर किसी को दिक्कत आ रही है, और सबसे ज़रूरी सही और पूरी जानकारी दर्ज करनी चाहिए। खासकर मृत्यु प्रमाण पत्र भरते समय कारण स्पष्ट रूप से लिखना बहुत ज़रूरी है। स्रोत में स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहित करने और मेडिकल एसोसिएशनों को इसमें शामिल करने जैसे सुझाव भी दिए गए हैं। जनगणना और सीआरएस के अलावा जानकारी के और कौन से स्रोत हैं जिनका जिक्र किया गया है? स्वास्थ्य संस्थानों जैसे अस्पतालों और डिस्पेंसरी के रिकॉर्ड भी जानकारी का एक स्रोत हैं। हालांकि यहाँ एक बात ध्यान रखनी चाहिए, अस्पताल आने वाले लोग पूरी आबादी का सही प्रतिनिधित्व नहीं करते। हो सकता है किसी खास बीमारी वाले लोग ज्यादा आ रहे हों या सिर्फ वही आ रहे हों जो अस्पताल तक पहुंच सकते हैं। इसलिए ये आंकड़े थोड़े पक्षपाती मतलब बायस्ड हो सकते हैं। फिर भी इनसे ये पता चलता है कि उस इलाके में कौन सी बीमारियां ज्यादा हैं और अस्पताल को किन चीज़ों की ज़रूरत है। प्लानिंग में मदद मिलती है। स्रोत में एक अस्पताल की मासिक रिपोर्ट के नमूने का भी जिक्र है, जिसमें बिस्तरों की संख्या, मरीजों के आने जाने, मौतों, जन्मों, ऑपरेशनों जैसी कई चीज़ों का हिसाब होता है। और विशेष सर्वेक्षणों, स्पेशल सर्वेस का भी जिक्र था। हाँ, ये तब बहुत काम आते हैं जब नियमित पंजीकरण प्रणाली भरोसेमंद ना हो या किसी खास मुद्दे पर गहराई से जानकारी चाहिए हो, जैसे मलेरिया या टीबी के कितने मामले हैं या लोगों में पोषण का स्तर क्या है। ये जानने के लिए खास सर्वे किए जाते हैं। जाहिर है, एक अच्छे सर्वे के लिए अच्छी योजना, प्रशिक्षित लोग और सही सैंपल चुनना बहुत ज़रूरी है। इनके अलावा कुछ और छोटे-मोटे स्रोत? हाँ, WHO, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, DGHS जैसी संस्थाओं के नियमित प्रकाशन भी डेटा का अहम स्रोत है। साथ ही बीमा कंपनियों या बड़ी फैक्ट्रियों के अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड भी कुछ जानकारी दे सकते हैं, हालांकि वो सीमित होती है। और अंत में ये सारा डेटा इकट्ठा होने के बाद उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? फिर होता है संकलन यानी कंपाइलेशन और प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन का काम। डेटा की जांच होती है, गलतियां ठीक की जाती हैं, उसे कंप्यूटर में डाला जाता है और फिर उसे समझने लायक बनाने के लिए तालिकाओं यानी टेबल्स और चार्ट्स में प्रस्तुत किया जाता है। इसके लिए भी मानक वर्गीकरण इस्तेमाल होते हैं, जैसे उम्र के समूह, 0-4 साल, 5-9 साल वगैरह, ताकि आंकड़ों का विश्लेषण और तुलना आसान हो। तो कुल मिला के हमने देखा कि किसी देश की आबादी और उसमें होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे जन्म और मृत्यु को समझना एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। आसान काम नहीं है ये। इसके लिए जनगणना, सिविल पंजीकरण, SRS, SCDR, विशेष सर्वेक्षण, संस्थागत रिकॉर्ड जैसे कई तरीके इस्तेमाल होते हैं और हर तरीके की अपनी खूबियां हैं और अपनी सीमाएं भी हैं। बिल्कुल, ये समझना कि ये आंकड़े आते कहाँ से हैं और इन्हें इकट्ठा करने में क्या चुनौतियां हैं, हमें उन नंबरों की बेहतर समझ देता है जो हम अक्सर रिपोर्टों में या खबरों में पढ़ते हैं। हम ये भी समझ पाते हैं कि इन आंकड़ों के पीछे कितनी मेहनत और कितनी व्यवस्था काम कर रही है और कहाँ सुधार की गुंजाइश है। सटीक डेटा होना अच्छी योजना और नीतियों के लिए कितना जरूरी है, ये बात तो एकदम साफ है। जाते जाते एक सवाल मन में आता है। हमने ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु का कारण जानने के लिए ले डायग्नोसिस रिपोर्टिंग की बात की, जहां स्वास्थ्य कार्यकर्ता लक्षणों के आधार पर कारण का अनुमान लगाते हैं। ये तरीका कितना भरोसेमंद हो सकता है, इस पर तो सवाल है ही, पर भविष्य में तकनीक की मदद से क्या हम सीमित संसाधनों वाले इलाकों में भी मृत्यु के कारण का ज़्यादा सटीक पता लगाने के बेहतर तरीके विकसित कर सकते हैं, शायद मोबाइल टेक्नोलॉजी या AI का इस्तेमाल करके? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।